गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने भारत में कला का उद्भव तथा विकास यानी कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग विजुअल आर्ट। उसमें हम पढ़ेंगे विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट एक्टिविटी यानी कि दृश्य व प्रदर्शित कला। पहले हम थोड़ा सा इनके मीनिंग को जान लेते हैं कि दृश्य कला और प्रदर्शित कला में क्या अंतर होता है। दृश्य कला जो कला है वो मुख्य रूप से दृश्य कला के साथ जुड़ी होती है। वो ललित कला का जो ललित कला भी होती है वो भी एक प्रकार की कला ही होती है, लेकिन ललित कला और दृश्य कला एक दूसरे से जुड़ी होती है। दूसरी ओर अगर ललित कला में हम बात करें तो इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, कविता ये सब शामिल होते हैं। और इसमें और चीज़ें ऐड हुई हैं ललित कला में, वो है फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी और प्रिंट मेकिंग, ये इन सब में आती है। ठीक है। दूसरी ओर प्रदर्शित कला की बात करें, जो प्रदर्शित कला होती है उसे परफॉर्मिंग आर्ट भी कहा जाता है। और ये वे कला होती हैं जिसमें परफॉर्म किया जाता है, यानी जिसमें नृत्य, अभिनय जैसे कौशलों की आवश्यकता होती है। प्रदर्शित कला में मुख्य रूप से परफॉर्म कला के रूप से संबंधित होती है, जिसमें कलाकार अपने शरीर या आवाज़ का प्रयोग करके कलात्मक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रदर्शित कला की बात करें, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कपिल शर्मा शो, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें जो कपिल है वो हास्य कला के द्वारा अपनी कला को प्रदर्शित करता है। ऐसी जादूगर है, अभिनेता है, संगीतकार है, ये सब इस प्रदर्शित कला के साथ जुड़े होते हैं। इन्हें कलाकार कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दृश्य कलाओं के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट। दृश्य कला विभिन्न प्रकार की कलाओं का एक संगम होती है। ठीक है, जिसमें एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये समस्त कलाएं ही इतिहास की रचना में सहायक सिद्ध होते हैं। और इसमें जो मूर्ति कला हो या चित्रकला हो, सभी में कुछ विशिष्ट तत्व जरूर समान रूप से पाए जाते हैं। इसके ज्ञान के लिए इन कलाओं की यानी कि इनके ज्ञान के बिना इन कलाओं को नहीं समझा जा सकता। इनके जो आगे मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है रेखा यानी कि लाइन। जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था, जो आदि मानव होते थे, जो उन्होंने अपनी कलाओं को प्रदर्शित किया है वो रेखाओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया है। रेखा शब्द व इसके स्वरूप से इन सब की पहचान करवाई है। रेखाओं के बिना किसी भी कलाकृति की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई भी हम अगर आकृति बनाते हैं, कला बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें रेखाओं के बिना उसका अस्तित्व नहीं माना जा सकता। ठीक है बेटा, रेखाएं चाहे सीधी हों या तिरछी हों, दिशा से भी रेखा भावपूर्ण हो जाती है। यानी कि चाहे रेखा सीधी गढ़ी गई हो या तिरछी गढ़ी गई हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई भाव जरूर होता है। पड़ी रेखा विश्राम की, खड़ी रेखा स्थिरता की होती है, और तिरछी रेखा जो होती है वो क्रियाशीलता का घोतक होती है। सीधी रेखा के मिलने वाली रेखाएं संघर्ष और हलचल व्यक्त करती हैं। यानी कि अगर स्लैंटिंग स्लिपिंग लाइंस की बात की जाए तो हर एक रेखा में कोई ना कोई हलचल और उन रेखाओं का जो भाव होता है वो उसमें प्रदर्शित किया गया होता है। अर्थात जो रेखा है वो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने से हमारे पूरी तरह सक्षम होती है। इन्हीं रेखाओं के द्वारा हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। क्रियाशीलता का अनुभव कराने के लिए कलाकार के पास रेखा से बेहतर कुछ नहीं है। दृश्य कलाओं का यह सरल और प्राचीन
तत्व माना जाता है। हमारा वो है रूप। इसका अर्थ होता है आकृति। आकृति हमें क्या आकृति से हमें क्या समझ आता है, ये हम उस आकृति के रूप को देखकर ही समझ पाते हैं कि आकृति का रूप यानी कि आकृति हमें क्या समझाना चाहती है, आकृति हमें क्या समझा रही है, इसे ही आकृति का रूप कहा जाता है। अब ये आकृति का रूप सुंदर हो है या असुंदर है, ये प्रकृति पर निर्भर करता है, या ये आकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं, आकृति पर निर्भर करता है। अगर आकृति सुंदर बनी होगी तो वो हमें पता चल जाता है कि अगर हमने कोई आकृति बनाई है तो हमें एग्जैक्ट पता है कि हाँ इसकी आइज़, नोज़ और इसके लिप्स हैं, जो भी हमने बनाया वो सही तरीके से बनाया, वो आकृति को देखने से ही पता चल जाता है। किसी भी कलाकृति के लिए उपलब्ध सामग्री की कलाकार द्वारा जो बनावट की जाती है उसमें बनाई गई रेखाएं बनावट कला के द्वारा उसे रूप प्रदान करती हैं। ठीक है बेटा, अगर उदाहरण की बात की जाए कि यदि किसी अंडाकृत या को हम मुखकृति मान लें, यानी कि अगर हम किसी सर्कल की बात करें तो इसको हम एक आकृति मान लेते हैं, जिसमें हम उसकी आइज़, नोज़ बनाएंगे तो ये आकृति मानी जाएगी। अगर हम उसमें जो त्रिभुजाकृति समतल होती है, यानी कि अगर हम उसको ऐसे माने तो इस आकृति रूप को हम पहाड़ मानते हैं, इस आकृति को हम झोंपड़ी का रूप मानेंगे, झोंपड़ी का रूप मानेगा। किंतु रूप के आयामों को थोड़ा सा परिवर्तित करके कलाकार कलाकृति का रूप ही बदल देता है। कहने का मतलब है कि अगर हमने ये चित्र बनाया, अगर मैंने हंसता चेहरे को थोड़ा महसूस किया और हंसते चेहरे को रेस करके रोता हुआ चेहरा, रोते हुए चेहरे को हंसने वाले चेहरे का रूप प्रदान कर दिया, ये एक कलाकार के ऊपर निर्भर करता है रूप को आकार देना। अब रूप के 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इन तीनों आयामों के बिना रूप का कोई आधार नहीं माना जाता। दृश्य रूप के अंकन में कलाकार प्राकृतिक रूप की अनुकृति करता है, अर्थात कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक अनुरूप बनाने की वो चेष्टा करता है। आयामों की बात की जाए तो इन आयामों को किस प्रकार और किस कुशलता से प्रयोग किया जाए, ये कलाकार के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पॉइंट है वो है रंग यानी कि कलर। अब रंग और कलर की बात की जाए, किसी भी कलाकृति की शोभा उसके रंग से ही होती है, और जो ये रंग होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लाल, पीला और नीला। ये 3 रंग जो मेन माने जाते हैं। इन्हीं रंगों के बीच में यानी कि इन्हें मिलाकर 3 गौण रंग बनते हैं, यानी कि इन्हीं रंगों के बीच में अगर दूसरे कलर को मिला दिया जाए तो नारंगी, बैंगनी और हरा रंग प्रकाश के मात्र पीले रंग में सबसे अधिक और नीले रंग में सबसे कम होती है। कहने का मतलब ये होता है कि रंगों के इन्हीं प्रभावों को समझकर यदि कोई कलाकृति कलाकार द्वारा निर्मित की जाती है तो इसका प्रभाव जो होता है वो अधिक व स्थायी होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मान यानी कि वैल्यू। किसी भी कलाकृति में उसके जो हिस्से होते हैं उन्हें अलग अलग किस प्रकार उभारा जाए, उसमें लाइट एंड शेड का प्रयोग पूरी तरह कैसे उभर कर आएगा, ये कलाकृति दृश्य कला का मान तत्व माना जाता है। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है कि जो आकृति बनाई है उसमें किस प्रकार का कलर दिया जाए वो कलाकार के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो हल्का हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो गहरा हो, चाहे वो काला हो।
वही बात होती है ना, अगर हम दिन की बात करें उसमें अगर हम रंगों की बात करें तो उसमें वो रंग गहरे नज़र आते हैं। अगर अंधेरे स्थानों में मूर्ति या भवन में प्रकाश के प्रभाव पूर्णतः बदल जाते हैं। प्रकाश तथा अंधेरे का अगर विचार करते हुए चित्र में अगर हल्के गहरे रंग का, यानी कि अगर हम डे का चित्र बना रहे हैं तो उसमें हम कैसे रंगों का प्रयोग करते हैं। अगर हम उसमें नाइट का अगर आकृति या कोई भी चित्र बना रहे हैं तो उसमें हम हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं। जो कलाकार इस कला में निपुण हो जाते हैं, इसके द्वारा निर्मित कलाकृति अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है। इनको ये चीज़ आ जाती है कि हमने जो दिन का जो चित्र बनाना है उसमें कैसे रंगों को अपने प्रभाव डालना है, और अगर हम अंधेरे का चित्र बना रहे हैं तो उसमें हमने कैसे रंगों का प्रभाव डालना है। जिनको इन रंगों की समझ आ जाती है, उनका मान समझ आ जाता है, उससे जो कलाकृति है वो अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ढांचा यानी कि फ्रेम। इस तत्व का अर्थ होता है कलाकृति का धरातल। जो मेन पार्ट होता है उसका फ्रेम कैसे तैयार किया जाता है। किसी भी कलाकृति का जो धरातल होता है उसके प्रभाव की कसौटी माना जाता है, कि देखा जाता है कि उसका प्रभाव कैसा होगा। जिस प्रकार कपड़े की बनावट मोटी या बारीक होने से उसके धरातली प्रभाव में अंतर आ जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़ों में भी मोटा, पतला और सॉफ्ट की बात कीजिए तो उनके धरातल में, उनकी मोटाई में काफ़ी यानी कि धरातली प्रभाव में अंतर आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम चित्र, मूर्ति, भवनों के धरातल की बात करें, वो चिकने खुरदरे होने से धरातली प्रभाव में अंतर आ जाता है। इसी को हम ढांचा कहते हैं। इसका जो प्रधान होता है, इसका संबंध होता है वो स्पर्श करने से होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है अंतराल व्यवस्था यानी कि इंटरवल अरेंजमेंट। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि कलाकृति को देखने पर दूरी का बोध, यानी कि इसमें अंतराल व्यवस्था का मतलब होता है दूरी का बोध करना। अंतराल में हमें जिस प्रकार सभी दिशाएं जो दिशाएं होती हैं वो समझ आ जाती हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम चित्र या मूर्ति या भवन के अंतराल का विस्तार से समझा जाता है। चित्र बनाते टाइम वक्त हमें उसके अंतराल की यानी उसकी दूरी की, कि अगर हमने यहाँ सूरज बनाना है और यहाँ हमने पहाड़ बनाए हैं तो कितनी दूरी पर हम उसका घर बनाए, यानी कि इस अंतराल की व्यवस्था इसमें की जाती है। ठीक है। और इसमें जो जिस इन नियमों को जो पहचान लेता है, अंकित कर लेता है, इससे उसको दूरी का बोध हो जाता है। कला में इसका बहुत महत्व माना जाता है। ठीक है बेटा। और इसे जो भवन की विशालता मानी जाती है, भव्यता के आधार माना जाता है, उसे बैकग्राउंड भी कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं बैकग्राउंड, ये रेखीय और अगर रेखा की बात करें, जो रेखाओं की जो दिशा होती है, उनका जो रूपों का आकार होता है वो चित्रकला में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर चित्र का वस्तु का आकार दूरी पर छोटा दिखाई देता है, अब वही बात हो जाती है बेटा, इसमें यही बात करनी कि अंतराल व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है चित्रकारी में। और दूसरा भवन निर्माण में, अगर हम चित्रकारी कर रहे हैं, अगर हम दूर की चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हम थोड़े लाइट यानी कि धुंधले रंगों का प्रयोग करना होता है, उसमें कलरिंग करनी होती है, ताकि हमें पता चले कि वो जो आकृति है वो दूर की है, थोड़ी वो फीकी नज़र आती है। और इसका प्रयोग चित्रकला में आवश्यकता अनुसार केवल कुछ ही शैलियों में ही किया जाता है। और दृश्य कला के इस तत्व का महत्व इसी से स्पष्ट है कि जिन आकृतियों में इस तत्व की कुशलता का प्रयोग किया जाता है वह दूर से ही जो ध्यान होता है वो आकर्षित कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो चित्र बनाते हैं, चाहे वो दूरी का हो, उसमें वो उस चीज़ को इतना अच्छा रंगों से तैयार किया जाता है कि वो जो आकृति होती है वो हमारी ओर ध्यान आकर्षित कर लेती है।
ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू आर्ट, दृश्य कलाओं के तत्व। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ विजुअल आर्ट, यानी कि दृश्य कला का महत्व। ये हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा।